13 से लगाकर 18 तक आपने खूब काम करवाया, फिर भी जो 2018 वाली जीत थी उसका मार्जिन इतना कम कैसे रह गया? वोटर्स आपके कम कैसे हुए? हमारे वो पूराराम जी कहते थे भीनमाल के विधायक कि मैं देवल साहब को मना किया था कि इतने काम मत कराओ, इतनी भागदौड़ मत करो। इतनी के काम कराए तो 35,000 से 3500 पे आ गए। मैं क्या, राजनीति में बुराई ये थी कि एक तो अननेसेसरी लोग आपके विरोध तैयार होता है, बुराइयां करते हैं। 2003 में मेरे भाई साहब भूख सिंह जी का स्वर्गवास हुआ, तब माननीय भैलू सिंह जी शेखावत जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो उन्होंने, उनकी इच्छा थी कि इनके परिवार से कोई न कोई। सर 2018 से 23 के बीच में कभी आपने ऐसा फील करा था कि सरकार कांग्रेस की है ऊपर और वहाँ के जो अपने प्रत्याशी रहे हैं रतन जी, उनका इंटरफेरेंस रहता था सरकार में, उनकी वजह से आपको कम काम मिलने का ऐसा कभी आरोप आपने लगाया? करने वाला चाहिए, मांगने वाला चाहिए, तो निश्चित तौर से ऐसा कभी मुझे लगा नहीं। पढ़े लिखे लोगों के लिए राजनीति में आना मुश्किल रहता है या आसान रहता है आपके हिसाब से? अधिकारी है और वो कोई राजनेता की मेहरबानी से। तो रविंद्र सिंह पार्टी की राजनीति कैसी लगती है? उनका जो काम करने का तरीका, उनकी शैली ठीक लगती है आपको? हर जनप्रतिनिधि की कार्यशैली अलग तरह की होती है। जैसे मेरा शुरू से मतलब ऐसे मन था कि कभी आपके साथ बैठ के बढ़िया बातचीत करें। पहला सवाल मेरा यही था कि आपका जो शुरुआती सफ़र है और बचपन से अगर बात करें तो कैसी अपब्रिंगिंग रही, घर का माहौल कैसा था, पढ़ाई कितनी क्या हुई? ओके, एकदम कैजुअल अंदाज में बताइए कि कैसा रहा आपका बचपन। आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा कि आपका बचपन कैसे रहा। मेरा बचपन वैसे ठीक ही रहा, क्योंकि मेरी फादर की स्वर्गवास हो गया था जब मैं 5-6 साल का था। पिताजी का चेहरा भी मुझे याद नहीं है, पर मेरी माताजी ने बहुत हिम्मत रखी और पूरे परिवार को संभाला और पढ़ाया। तो बचपन थोड़ा अच्छा नहीं था, फिर भी मेरी माताजी ने हिम्मत नहीं हारी। और फिर मेरे स्वर्गीय बड़े भाई साहब भूख सिंह जी, उनकी बैंक में जॉब लगी। तो उस समय वो जो आपका इंटरव्यू लेटर मिलता है वो समय पर नहीं मिला, तो वो जॉब भी नहीं लगी उनकी। और फिर वो बम्बई गए और बम्बई जाने के बाद में उनका टीचर में सिलेक्शन हो गया, तो वो उन्होंने जॉब ज्वाइन नहीं की और फिर जाके बम्बई में अपना व्यवसाय किया। मेरी एजुकेशन गांव में मात्र 6वीं तक ही हुई। अच्छा। और फिर मैं जोधपुर चौपासनी स्कूल में मेरा 7th में एडमिशन हुआ और फिर वहाँ से हायर सेकेंडरी कंप्लीट करने के बाद में मैं अजमेर गया और अजमेर से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की। फिर मन में एक ऐसी इच्छा थी कि मैं दिल्ली जाऊँ, पढ़ूँ, तो मेरा JNU में मेरा एडमिशन हुआ लॉ फर्स्ट ईयर में। और उस समय मेरा पुलिस CRPF में सिलेक्शन भी हो गया, पर मेरी इच्छा नहीं थी। फिर मैंने IAS दिया, तो IAS प्री में मैं निकला भी, पर मेन मैंने नहीं दिया। इन बिटवीन RS का एग्ज़ाम भी दिया, RS प्री में मेरा हुआ। फिर मेरे मन में था कि मैं बम्बई जाके बिजनेस करूँ, तो बम्बई जाने के बाद में मैंने वहाँ लॉ में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके लॉ फर्स्ट ईयर की और फिर बॉम्बे में। फिर उसके बाद में मैं कॉलेज छोड़ के बिजनेस में लग गया। अच्छा, तो जब कॉलेज वगैरह कर रहे थे तो उस टाइम पे राजनीति की और जो छात्र राजनीति होती है उसमें कभी नहीं रहे? नहीं। अच्छा। मैं कभी छात्र राजनीति में भी नहीं रहा और मेरा राजनीति में ज़्यादा मेरी इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि मेरे भाई साहब 95 में जसुमपुरा से बीजेपी से पहली बार प्रधान बने, तब भी हमारा पूरा परिवार खिलाफ था। अच्छा, राजनीति में जाने की? हाँ, कि ये छोड़ दीजिए। और 2000 में जब जालोर में बीजेपी के पहले जिला प्रमुख बने, नहीं तो हमेशा कांग्रेस के जाते थे, तब भी हम लोग कहते थे कि ये अपना काम नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। पर धीरे धीरे भाई साहब ने वो मुस्कुरा के उस बात को टाल देते थे। मैंने तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, राजनीति में आना पड़ेगा। तो ये राजनीति में सर बुराई क्या लगती थी आपको
भाई साहब को भी प्रोत्साहित नहीं करते थे, खुद का भी मन नहीं था। घर वालों को क्या बुराई लगती थी राजनीति में? राजनीति में बुराई ये थी कि एक तो अननेसेसरी लोग आपके विरोध तैयार होता है, बुराइयां करते हैं, तो उस कारण से शुरू से हमारा परिवार बिजनेस में रहा, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता था कि भाई अननेसेसरी लोगों को आप विरोधी क्यों बढ़ाओ, तो उस कारण से ठीक नहीं थी। और 2003 में मेरे भाई साहब ऊक सिंह जी का स्वर्गवास हुआ, तब माननीय भैरू सिंह जी शेखावत जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो उन्होंने, उनकी इच्छा थी कि इनके परिवार से कोई न कोई चुनाव लड़े। तब उन्होंने दिल्ली से, हमारे रिश्तेदार है हैदराबाद में प्रेम सिंह जी, जो उस समय विधायक भी थे बीजेपी से, उनको कहा कि इनके परिवार में से किसी को तैयार करके चुनाव लड़ाना चाहिए। तो प्रेम सिंह जी को वहाँ भेजा भी सही, और हम लोगों ने मना कर दिया। उसके बाद में हमारे जसवंतपुरा बेल्ट से बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि भाई ये चुनाव लड़ें। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि जसवंतपुरा बेल्ट से करीब 500 लोग आए, और मेरी माता जी और भाभी जी को कहा कि भाई आप इनको चुनाव लड़ाओ, आपके परिवार में से तीनों भाइयों में से कोई चुनाव लड़े, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। तब उस दिन उनको फिर कहा कि हम विचार करके आपको ठीक ही जवाब देंगे। फिर माननीय भैरू सिंह जी साहब ने मुझे दिल्ली बुलाया, और मुझे वाइस प्रेसिडेंट हाउस में करीब 2 घंटा समझाया। तो मेरा उनसे यही आग्रह था कि राजनीति में आज के समय में अच्छे लोग नहीं है, जैसे भ्रष्टाचार करना, झूठ बोलना, लोगों को आपस में लड़ाना। तो सारे नेता ऐसे नहीं है, पर कुछ लोग तो हैं। तो मेरे मन में था कि मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए, तो मैंने मना किया। फिर उन्होंने अंतिम बात मुझे ये बताई कि आप अगर चुनाव नहीं लड़ोगे तो आपके भाई साहब ऊक सिंह जी को लोग भूल जाएंगे, और आप चुनाव लड़ोगे तो उनके जितने भी मिलने वाले थे, यार दोस्त थे, शुभचिंतक थे, वेल विशर थे, वो सब आपसे जुड़े रहेंगे, तो उनका नाम हमेशा लोगों को याददाश्त में चलता रहेगा। तो उस बात पे ही मुझे उन्होंने हाँ भराई, और मुझे चुनाव लड़ाया। और तब तक आप बिजनेस में पूरी तरीके से इंडल्ज थे, अपने उस काम में ध्यान दे रहे थे, मानसिक रूप से राजनीति में आने के लिए तैयार भी नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल ही कोई इच्छा नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूं, और मैंने तो जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। पर ये ईश्वर के आगे आपका और हमारा किसी का चलता नहीं है। सही बात है। तो आपके लिए वो जो ट्रांजिशन था बिजनेसमैन से प्राइवेट लाइफ से एक पब्लिक लाइफ में आने का, जिसमें पहले तो एकदम अपना छोटा सर्किल होता है, अपने यार दोस्त मित्रों के साथ मिलना जुलना रहता है, फिर जनता के साथ जाना, उनके सोल्यूशन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करना, उन चीज़ों में जाना, भाषण देने तक का भी काम करना पड़ जाता है। पहले तो अपन 2-4 लोगों में बैठ के बातें करते हैं, फिर मंच आ जाता है, हजारों लोग होते हैं सामने। आपका सवाल बिल्कुल सही है, पर इससे विपरीत था मेरा स्वभाव हमारे परिवार का। जैसे ब्याह शादी में लोगों से मिलना, छुट्टियों में जैसे 2 महीने रहते थे, तो भाई साहब जैसे कभी बाहर जाते थे, कभी मुंबई जाते थे, तो लोग आते थे हमारे पास ही। तो उस टाइम में इतना राजनीति की जानकारी तो नहीं थी, पर उनको पूछते थे कि भाई ये व्यक्ति आया है, क्या करना है, तो वो डायरेक्शन दे देते कि भाई ये करना है, ये करना है। तो लोगों के साथ में तो मेल मिलाप तो शुरू से रहा। बॉम्बे भी था तो हमारे जैसे मेटल एसोसिएशन, अच्छा। मेटल मार्केट का एसोसिएशन बना है, उसमें भी मैं पदाधिकारी रहा। हमारे समाज की संस्था भी बनी है, उसमें भी मैं पदाधिकारी रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि लोगों से मिलना जुलना नहीं होता था, मिलना जुलना तो शुरू से होता रहता था। नेतृत्व की क्षमता धीरे धीरे डेवलप पहले ही कर रहे थे आप, नेचुरली हो रही थी, आप इच्छा ना थी तो। फिर पहली बार सक्रिय राजनीति में आने के बाद में किस पद के लिए चुनाव लड़ा था आपने?
और मुझे फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद का चुनाव लड़ाया। मैंने कोई वार्ड पंच का चुनाव कभी लड़ा नहीं, सरपंच का लड़ा नहीं, पंचायत समिति का लड़ा नहीं, और मुझे जिला परिषद का चुनाव लड़ाया। तो मेरे लिए वो बिल्कुल एक कहना चाहिए कि नया फील्ड था। तो उस टाइम भाषण भी देना नहीं आता था, तो एक चैलेंजिंग जॉब थी। और जिला परिषद में भी उस समय 9 नंबर वार्ड था ये हमारे जसमपुरा का, उसमें करीब ऐतिहासिक जीत हुई 4200 वोटों से। और फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक आके जिला प्रमुख का चुनाव भी इन्हीं को लड़ाओ। तो अब मेरे लिए जिला प्रमुख तो बहुत बड़ा पद था, मुझे कुछ जानकारी थी नहीं। और फिर मैंने विचार किया कि जैसे अधिकारी कहे कि ये नियम में नहीं, ये कानून में नहीं, ये एक्ट में नहीं, ये पंचायत राज एक्ट में नहीं। तो हमारे जिला परिषद में अकाउंट ऑफिसर थे ईश्वर लाल जी श्रीमाली, तो वो भाई साहब के भी बड़े गुड बुक्स में थे, और मुझे भी मेरे भी बड़े गुड बुक्स में थे। तो उनको मैंने कहा कि ये आपकी पंचायत राज की एक्ट है, एक्ट ला के दो मुझे। तो 2 बड़ी बुक मुझे दी। तो मैंने करीब महीना 1.5 महीने में मैं वो पूरा पंचायत राज एक्ट समझा, और फिर मैं मेरे जिला परिषद के टेबल पे रखता था। तो अधिकारी कहते हैं कि ये एक्ट में नहीं, तो मैं कि ये ला तेरा ये पंचायत राज का एक्ट। तो उससे क्या होता है कि अधिकारी मनमानी नहीं करते। तो वो एक्ट होने के बाद में, पढ़ने के बाद में, फिर अधिकारियों को समझ में आ गया कि भाई ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है और नॉन करप्ट व्यक्ति है। तो फिर खूब काम भी होते थे। और जिला परिषद में मतलब 7 दिन में मैं करीब 4 दिन जाता था, तो मेरा टाइप भी रहता था। तो हमारे जो ये ईश्वर लाल जी जैसे मैंने नाम लिया, वो वेट करते थे कि भाई अब भीड़ से ये कब फ्री हो, और फिर वो हमको आके कोई जैसे डिसीजन कर ले लिया तो वो बताते थे कि इसमें अपना कोई संशोधन करना चाहिए। तो फिर हम लोग संशोधन भी करते थे। तो सर उस टाइम पे राजनीति, ये कौन से साल की बात है वैसे? सन 2003 की। 2003। उस टाइम पे इतने पढ़े लिखे नेता या राजनेता नहीं हुआ करते थे बहुत ज़्यादा। तो हालांकि नहीं, इस पद पे, जिला प्रमुख पद पे जालोर में जो जिला प्रमुख रहे स्वर्गीय गणपत सिंह जी सियाड़ा, वो भी पढ़े लिखे थे। और बादराज राजा साहब गोपाल सिंह जी, वो भी पढ़े लिखे थे। एक अपने जिला प्रमुख रहे ठाकरा राम जी चौधरी, जो वो भी एडवोकेट थे। तो अपने जिला प्रमुखों में काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए राजनीति में आना मुश्किल रहता है या आसान रहता है आपके हिसाब से? क्या अनुभव था आपका उस टाइम का भी, क्या था आज के हिसाब से भी बता दीजिए। नहीं, वैसे राजनीति में चाहे MP हो, MLA हो, जिला प्रमुख हो, प्रधान हो, एजुकेशन होनी चाहिए। और एजुकेशन अगर होगी, उसको नॉलेज होगी, कानून की जानकारी होगी, तो वो लोगों को ज़्यादा काम करा सकता है। तो एजुकेशन तो निश्चित तौर से होनी चाहिए। तो उस टाइम पे आपके कुछ ऐसे क्रांतिकारी काम थे या कुछ ऐसे किस्से थे कि आपका मान लो ब्यूरोक्रेसी से टकरा हुआ हो, या ऐसा कुछ शुरुआत के दिनों में? जैसे एक तो वो किस्सा आपने बताया कि भाई वो आपने बुक रख ली पूरी नियमों वाली। देखिए, इसमें हमारे परिवार कभी अधिकारियों से टकराव वाली भावना नहीं रखता है, क्योंकि अधिकारी अधिकारी है, और वो कोई राजनेता की मेहरबानी से उस सीट पे नहीं आया है, उसकी काबिलियत के कारण वो बना है। तो इस कारण से टकराव तो नहीं होता था। मुझे उस टाइम का एक वाकया याद है। उस समय जब मैं जिला प्रमुख था, तब SP थे N मॉरिस बाबू। N मॉरिस बाबू का ट्रांसफ़र हो गया। तो मैंने N मॉरिस बाबू साहब को कहा कि मैं आपको फेयरवेल देना चाह रहा हूँ। तो SP साहब हंसे कि राजनेता तो फेयरवेल कम ही देते हैं। तो मेरी इच्छा है।
तो मैंने उनकी फेयरवेल पार्टी जालोर में डेट तय की। तब मुझे किसी ने कहा कि आप जुडिशली वालों को इनवाइट करो। तो मैंने कहा जुडिशली वाले तो उनकी एक मर्यादा है, सीमा है, वो आएंगे नहीं तो अपने को क्यों इनवाइट करना चाहिए। तो क्या आपको जज जो लगे वो लाइक करते हैं, लेकिन मैं तो कभी मिला ही नहीं उनसे, वो मेरे को लाइक क्यों करते हैं? आपकी छवि के कारण, आपके परिवार के नाम के कारण। तो मैं डीजी साहब को कार्ड देने गया, तो डीजी साहब ने बहुत यूँ स्वागत भी किया और बिठाया, चाय भी पिलाई। फिर कहा कि हमारे जुडिशरी में आपने किस किस को कार्ड दिए? मैं कि सर मैंने आपको ही कार्ड दिया है। तो मेरे को पास में बैठा के उन्होंने और नाम लिखे। उस टाइम 3-4 4-5 जज थे जालोर में। तो भाई ये आपके स्टाफ के द्वारा भेज देना, बाकी मैं फ़ोन कर दूंगा, सारे लोग आएंगे। तो सारे लोग जज सारे उस फेयरवेल पार्टी में आए। उस समय एसपी साहब थे, मॉरिस बाबू ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि देवल साहब कुशल राजनीतिक है और हम आईएएस और आईपीएस जस्ट लाइक ए अरबी घोड़ा। तो अरबी घोड़े पे के अच्छा घुड़सवार हो तो वही सवारी कर सकता है। तो देवल साहब अच्छे घुड़सवार है जो अधिकारियों को से काम लेना जानते हैं। तो अधिकारी से आप टकराव की स्थिति में निश्चित तौर से कुछ जैसे अधिकारी है जिनके चमड़ी बड़ी होती है या उनके जीवन में ऐसा उन्होंने कर लिया है कि हाँ ठीक है करना है, कर लेंगे, एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, तो ऐसे लोगों को जरूर निश्चित तौर से कहना भी चाहिए। पर अच्छे अधिकारी को साथ में तो आप जितना वो अच्छे व्यवहार के साथ बात रखोगे तो वो अधिकारी आपका काम डबल करेगा। तो अच्छा सर, बीच में आपका जिक्र आपने बात करी तो उसमें आया कि आपके बारे में परसेप्शन था कि आदमी करप्ट नहीं है, और वो आज तक भी ऐसी छवि आपकी बरकरार है। तो उसमें मेन रीज़न ये भी है कि आप फाइनेंशियली पहले से स्ट्रांग थे, इस वजह से आपको करप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर जो बंदा करप्शन करता है इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले से ही वो बैकवर्ड रहा है? देखिए मेरे स्वर्गीय भाई साहब ऊक सिंह जी ने जिला प्रमुख रहते हुए जिला परिषद की गाड़ी भी यूज नहीं की। अच्छा। और मैंने भी तय किया कि भाई अपने को जिला परिषद की गाड़ी यूज नहीं करनी है। तो एक बार विधानसभा के चुनाव थे 2003 में, तो माननीय अपने राजनाथ सिंह जी जो अभी रक्षा मंत्री है, उस समय कृषि मंत्री हुआ करते थे। तो मेरे को साथ में ले लिया उन्होंने रानीवाड़ा से हेलीकॉप्टर में, और रानीवाड़ा से भीनमाल होते हुए सियाना मीटिंग थी लास्ट। तो सियाना उनका हेलीकॉप्टर लैंड हो गया, उसको कह दिया कि तू जालोर चला जा। तो हालांकि सरकारी गाड़ी तो थी, पर मैंने मेरी गाड़ी में बिठाया। तो वो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई आपके यहाँ जिला परिषद में इतनी बड़ी इंडिवर गाड़ी देते हैं क्या? तो मैंने कहा साहब ये जिला परिषद की गाड़ी नहीं है, ये मेरी निजी गाड़ी है। तो क्या आप लोगों ने नहीं ले रखी है? मैं कि नहीं मैंने नहीं ले रखी है। तो उन्होंने बड़ा अचंभा किया कि भाई आप तो जनप्रतिनिधि हो, सरकारी काम में लोगों के पास आते जाते रहते हो, पब्लिक मीटिंग में भी जाना पड़ता है, लोगों के इनॉग्रेशन में भी जाना पड़ता है, तो ऐसा आपने क्यों किया? तो मेरी भाई साहब ने भी नहीं ली, मैंने भी नहीं ली। तो मतलब करप्शन देखिए वो शुरू से भाई साहब ने भी नहीं किया, और हमारी भी इच्छा थी कि वास्तव में हम लोगों का जो पैसा है वो जनहित में, लोक हित में लगे तो ज़्यादा अच्छा काम है। इसका मैं उदाहरण भी दूंगा। मेरे स्वर्गीय भाई साहब ऊक सिंह जी 1995 में जसवंतपुरा के बीजेपी के पहली बार प्रधान बने थे। तो उस टाइम में फंड अलॉटमेंट कलेक्टर किया करते थे कि भाई कौन सी पंचायत समिति। उस समय मुख्यमंत्री जी भैरू सिंह जी शेखावत साहब थे। तो उस समय जसवंतपुरा में पूरे राजस्थान में, हालांकि हमारी पंचायत समिति छोटी थी, हाईएस्ट पैसा दिया। अच्छा। तो
उसका कुछ राजनीतिज्ञों ने विरोध किया कलेक्टर साहब को कि आपने ये छोटी पंचायत समिति है, आपने इतना पैसा कैसे दे दिया। तो उस समय के कलेक्टर साहब ने कहा कि मैंने जसुंबरा में अगर 10 लाख दिए तो 10 लाख का ही काम मिलेगा, और दूसरी जगह 10 लाख की जगह 8 लाख का ही काम नहीं होगा, इसलिए मैंने जानबूझ के दिया है। तो शुरू से करप्शन का इश्यू तो रहा ही नहीं हमारे परिवार में। ठीक बात है। तो ये तो बात आ गई लगभग 2003, 4, 5। 5 तो जहाँ तक मुझे पता है कि 2008 में आपने पहली बार एमएलए के लिए चुनाव चुनाव लड़ा था। तो उस बीच का ये टाइम उसी राजनीति में रहा या एमएलए? नहीं, फिर पार्टी ने मुझे जालौर जिले का भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बना दिया। तो संगठन में बहुत सारे काम होते हैं, तो जिलाध्यक्ष रहते हुए मैंने जिले में एक तो गुटबाजी नहीं होने दी। अच्छा। और सबको मतलब पार्टी के द्वारा जो काम बताए वो करने से जिले में मतलब पार्टी की जो बैठ अच्छी रही। तो वो मेरा कार्यकाल करीब जिलाध्यक्ष का भी 5 साल रहा। अच्छा। हाँ, 2008 तक या उससे 8 पहले? या 9 तक। 9 तक रहा। जी। अच्छा, जिलाध्यक्ष तो खैर स्वतंत्र। हाँ। तो फिर जो एमएलए के लिए आप टिकट की डिमांड कर रहे थे उस टाइम पे और कितने लोग दौड़ में थे और आपका नाम कितने टॉप 5 में था या टॉप के किस नंबर पे था, या कैसी फील्डिंग करनी पड़ी आपको उसके लिए? मेरी इच्छा यूँ थी कि अब मेरा बिजनेस तो मैंने जैसे छोड़ दिया, तो मैंने शीर्ष नेतृत्व को यही कहा कि अगर आप टिकट दें तो मैं चुनाव लड़ लूँ, और आप टिकट नहीं दे पाए, कोई ऐसा कोई कारण हो या और कोई कारण हो, तो मैं चुनाव तक मैं काम करूँगा और फिर जाके मैं मेरा बिजनेस करूँगा। तो पार्टी ने फिर मुझे 2008 में चुनाव लड़ाया। तो पहला चुनाव तो हार गए थे। पहला चुनाव। एक्सपेक्टेशंस आपने कैसी रखी थी, कि जीतने की रखी थी या कैसे, क्या माहौल था? नहीं, चुनाव तो कोई भी जीत को लेके मतलब लड़ते हैं। आपको लग नहीं रहा था कि हार सकते हैं ऐसा? नहीं, उस समय तो हमारी 4 कैंडिडेट हम खड़े हो गए। तो उस समय में जैसे 40,000 वाले एमएलए बन गए, जो अपने रतन निवासी। तो 40-42,000 ही वोट आए थे। अब जैसे मैं चुनाव आ रहा हूँ तो अभी मुझे 92,000 वोट मिले। तो वो फिर ज़्यादा लोग खड़े होने से लोग फिर अपने यहाँ तो राजस्थान में कास्टिज्म का बहुत बड़ा असर है, तो चूँकि अपनी अपनी कास्ट की और लोग सारे तो नहीं जाते हैं पर कुछ लोग चले जाते हैं, तो उस कारण से फिर तो हारना ही था। पर उस टाइम पे आपके सामने कांग्रेस से तो रतन देवासी थे और निर्दलीय में हीरालाल जी बिश्नोई थे और देवड़ा साहब थे। तो इस तरीके से मतलब चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया था। हाँ। तो बहुत कम मार्जिन से जीतना हुआ, जो भी ये रतन जी का, और 40-42,000 मेरे हिसाब से लगभग वोट मिले थे। तो फिर उसके बाद में आपने मेहनत तो प्रॉपर जारी रखी फील्ड में? फिर चुनाव हारने के बाद में थोड़ा ठीक भी नहीं लगा। मन नहीं किया कि वापस बिजनेस नहीं, फिर तो मैं कि नहीं, अब हारे हैं तो इसको जीत के बताना है। तो उस समय हमारे स्वर्गीय सांचौर के एक्स प्रधान प्रताप सिंह जी गुंदाऊ थे। तो एक दिन हम बैठे थे, तो मैंने कहा उन्होंने कहा हारो मत। हम लोग तो पूरी ज़िंदगी लकड़ी की तलवार से चुनाव मतलब लड़ते हैं लोगों से, तो मैं क्या करना चाहिए? तो आप तो गरीब की झोंपड़ी में जाओ, झोंपड़ी में जैसे पत्थर मारते हैं ना, तो बहुत सारी वो धुआं टाइप निकलता है। तो अगर उन झोंपड़ी में 10-10, 20-20 वोट होते हैं, तो आप तो गरीब के घर तक पहुंचो, उनकी बात सुनो, उनकी समस्या का समाधान कराओ। तो 5 साल हमने बहुत मेहनत की, और वो जो 2013 का चुनाव था 35,000 से करीब में जीता। तो 2013 का चुनाव आप जीत गए थे। उस टाइम पे सरकार भी बीजेपी की थी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई थी। तो आपके लिए काम करवाना और जीत जाना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में आया था। बिल्कुल। 2013 में
बीजेपी की सरकार थी, हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी थी, तो 5 साल में पूरे एरिया में बहुत सारे काम करवाए। और पार्टी ने कहा कि भाई आपने जो काम करवाए हैं उसकी एक बुकलेट भी आप प्रिंट करवाओ। तो वो बुकलेट हमने सरकार के द्वारा जो काम करवाए थे, बुकलेट हमने एक तैयार की थी। तो उसमें 19,000 करोड़ के काम हुए थे, अच्छा। जो आज दिन तक का एक रिकॉर्ड है। मुझे याद है गुजरात के मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा यहाँ सुंदाबाद आए थे, तो हमने एक कार्यक्रम रखा था, तो उनको वो बुक हमने गिफ्ट करी। तो कार्यक्रम से पहले हमारे 2-3 वक्ताओं के भाषण होने थे, तो उन्होंने बैठे बैठे वो किताब देखी। तो फ्रंट पेज पे हमने डिपार्टमेंट वाइज के भाई एजुकेशन में कितना काम हुआ, पीडब्ल्यूडी में कितना हुआ, आपके पीएचडी में कितना हुआ, वो सारे आंकड़े थे। तो आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं गुजरात में 7 बार से कैबिनेट मंत्री हूँ, और मेरी विधानसभा में भी मैं इतने काम नहीं करा पाए जितना कि आपकी रानीवाड़ा विधानसभा में देव साहब ने काम कराया। तो बहुत काम हुए। हमने उस समय रानीवाड़ा विधानसभा में 650 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई थी। 650 किलोमीटर मतलब आप जयपुर से अपना सांचौर ले सकते हो। तो रोडें बहुत टूटी हुई थी, तो जो मांगा वो सड़कें बनाई। मुझे याद है मैं अपने इनके सुरेश जी के गांव में मैं गया, तो इनके गांव में ममता जी बा कीचड़ है, उनके सन एक अपने एडीएम है, एक रेलवे में बड़े अफसर है। तो उनके घर पे कोई फंक्शन था, तो ममता जी बा को उनके सन ने कहा कि बूढ़ी है के वोट दे देंगे कि मर गए के काम के एक्च में हुआ नहीं। और कोटड़ा में के आपने ऐतिहासिक काम कराए। कोटड़ा में हमने 3 सड़कें बनाई थी, कोटड़ा से मौखादरा, कोटड़ा से आपका ये थली का बेरा, और कोटड़ा से करवाड़ा। और एक इनकी मांग थी कोटड़ा से मीरपुरा। तो 14 जैसे ट्यूबवेल मैंने खुदवाए। तो लोग कोटड़ा में कभी भाजपा को 30 वोट मिला करते थे, और आज हमको 80% वोट मिलते हैं। तो लोग काम की तो पूजा निश्चित तौर से करते ही करते हैं। तो उस समय सरकार में 13 से 18 हमने जो मांगा जो मिला। एक बार की तो घटना है, हमारे ऊर्जा मंत्री जी आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी आए रानीवाड़ा में कुछ जीएसएस का मुहूर्त करने। तो सुंदा माता के पास पंचेरी वाले गांव वाले आए कि साहब हमारे यहाँ लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा मैं कि मंत्री जी को कहा मैं कि आप इनकी बात सुनो। तो कि क्या है कि लाइट की समस्या बहुत है हमारे इस जसुंबा बेल्ट में, किसानों के खेती के लिए पानी खूब है। तो पुष्पेंद्र सिंह जी मंत्री थे कि हम आपका समाधान कर देंगे। तो मैंने मजाक में उनको कह दिया मैं कि इनका जीएसएस की घोषणा कर दो। तो क्या आप तो जाओ इनको कहो कि हम 2 घंटे बाद में आते हैं आपके काम में, हम आगे आपके आज ही घोषणा करके जाता हूँ। तो जल्दी जल्दी में कोई कार्यक्रम तो ज़्यादा हो नहीं पाया, टोली पे बिठाया हम लोगों को, और उस दिन जीएसएस की घोषणा की स्वीकृति। तो उसके बाद में 4 महीने बाद में 12 महीने में वो जीएसएस पूरा भी हो गया। तो ये जैसे कुछ काम मतलब आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे हुए। मुझे याद है 2017 की जो अपने जालोर में अतिवृष्टि हुई, तो अपने यहाँ दांतवाड़ा जैसे गांव है, वो जीएसएस कोई नदी में था, पूरा जीएसएस ही बह गया। तो 15 दिन में जीएसएस मैंने खड़ा करवाया, जमीन अलॉटमेंट करवाई। हालांकि ये जालोर का ये लेटा वाला पुलिया भी टूटा हुआ था, तो बाड़मेर से हमने सारा सामान मंगा के 15 दिन में जीएसएस अलॉट कराए। 15 दिन में तो कई बार घास का विचार बर्न ट्रांसफार्मर भी पिछली कांग्रेस की सरकार में नहीं मिलते थे। तो ऐसे बहुत सारे काम हम लोगों ने करवाए। ठीक बात है। 13 से लगाकर 18 तक आपने खूब काम करवाया। फिर भी जो 2018 वाली जीत थी उसका मार्जिन इतना कम कैसे रह गया? वोटर्स आपके कम कैसे हुए फिर से?
देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि अपने यहाँ राजस्थान में जातिवाद का बोलबाला रहता है। तो इसमें फिर जाति में सारे लोग तो नहीं जाते हैं, पर जो समाज के कुछ, जैसे कहना चाहिए, कमज़ोर लोग हैं, कच्चे लोग हैं, उनको फिर लोग बरगला देते हैं। तो उस कारण से थोड़ा वोट इधर उधर गया। फिर भी जीत तो जीत है। वो तो जैसे चाहे एक हम वोट सही हो। हमारे वो पूराराम जी कहते थे, भीनमाल के विधायक, कि मैं देवल साहब को मना किया था कि इतने काम मत कराओ, इतनी भागदौड़ मत करो। इतनी के काम कराए तो 35,000 से 3500 पे आ गए। मैं क्या आराम करता हूँ तो भी मेरा जीतने का मार्जिन बढ़ता है। तो वो खैर, हालांकि वो मजाकिया अंदाज में किया कहा था उन्होंने, पर वो अब थोड़ा बहुत तो लोगों को अपने यहाँ, तो आप समीकरण जानते ही हो, हर बार एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो जाती है। और राजस्थान में तो एक रूल भी है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये भी हो जाता है। राजस्थान में भी होता है, और अपने रानीवाड़ा में भी ये परंपरा है, एक बार बीजेपी जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है, एक बार आप बीजेपी। लगातार 2 बार जीत गए। तो वो रानीवाड़ा का तो रिकॉर्ड भी रानीवाड़ा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो रिकॉर्ड भी मैंने ही तोड़ा। तो सर, रिकॉर्ड अपन हैट्रिक पे नहीं क्यों नहीं जा पाए? आपको पहले भी आइडिया लग गया था कि 35,000 से 3500 पे आ गए थे, तो आप इस तरीके के प्रयास कर सकते थे कि वापस मार्जिन बढ़ा सकते थे 2023 में। ऐसा क्या गेम हुआ अपने साथ फिर? अब इसमें क्या हुआ कि जैसे अपने राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश जी पूनिया जी और संगठन मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी ने मुझे राजस्थान के किसान मोर्चे की जवाबदारी दी। फिर गुजरात चुनाव हुआ तो राजस्थान को जो 43 विधानसभा 10 जिले दिए, उसका मैं प्रभारी था। तो उस कारण से थोड़ा लोगों में कम जा पाए। अच्छा। और चुनाव तो हारते हैं तो खुद को ये आत्म विश्लेषण करना पड़ता है कि हम चुनाव क्यों हारे। हो सकता है कि अपने में कोई कमी होगी, कब जनता ने आशीर्वाद कम रखा। पर अब लोग पछताते हैं कि भाई हमने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया है। लोग मिलते हैं मुझे कि साहब हम लोगों ने गलत किया, हम नहीं किया है। तो अब हमको पश्चाताप होता है। पर अब पश्चाताप करने से क्या होता है? आज सरकार बड़ी और जीतता तो एरिया का बहुत अच्छा काम हो सकता था, पर वो मेरे भी भाग्य में नहीं था और जनता के भी भाग्य में नहीं था। तो अब जनता ने जो फैसला लिया वो सराखों पे है। अच्छा सर, 2018 से 23 के बीच में कभी आपने ऐसा फील करा था कि सरकार कांग्रेस की है ऊपर, और वहाँ के जो अपने प्रत्याशी रहे हैं रतन जी, उनका इंटरफेरेंस रहता था सरकार में, उनकी वजह से आपको कम काम मिलने का ऐसा कभी आरोप आपने लगाया? देखिए, जनप्रतिनिधि की सोच के ऊपर डिपेंड है। कई जनप्रतिनिधि जैसे चुनाव हार जाते हैं और देखते हैं कि जनता का काम नहीं करना, पर हमारी सोच ऐसी कभी नहीं रही। मैं पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्रियों के पास भी जाता था, अधिकारियों के पास भी जाता था, तो मना नहीं करते थे। ठीक है ना। कुछ कांग्रेस के मंत्री जैसे हमारे आदरणीय लालचंद जी कटारिया जैसे अभी बीजेपी में आ गए, हम लोगों के ट्रांसफर, पोस्टिंग या काम व्हाट्सएप पे कर देते थे। तो ऐसा नहीं है, आपके ऊपर ये डिपेंड है कि आप उस काम के लिए कितना प्रयास करते हो। मंत्री के पास भी जैसे जाओगे, 1 बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे, तो फिर उसको भी तो लगता है कि यार इस आदमी का मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, इस जनप्रतिनिधि का मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकारें काम नहीं करते हैं। काम करने के तरीके, जैसे आपके पास विधानसभा का फ्लोर है, आप अच्छे सवाल लगाओ। अगर जनता की डिमांड वाजिब है तो मंत्री को घोषणा करनी पड़ेगी विधानसभा के अंदर कि हाँ मैं आपका काम कर दूंगा। काम तो करने वाला चाहिए, मांगने वाला चाहिए। तो निश्चित तौर से ऐसा कभी मुझे लगा नहीं। अच्छा, तो ये सवाल वाली बात करी तो उसमें मुझे याद आया कि शायद आपके जो पहला कार्यकाल था उसमें
सबसे कम सवाल लगाने वालों या नीचे से उस लिस्ट में आपका नाम आता था कि आप कम सवाल लगाते थे, काम करवाने नहीं में ज्यादा नहीं विश्वास था? नहीं 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 नहीं, सवाल हमारे सारे लगते थे। और जैसे हमको उस समय विधानसभा में करीब 100 सवाल आप 150 सवाल लगा सकते थे। तो उसमें 50 सवाल तो नहीं, 100 सवाल तो अतारांकित होते थे और 50 सवाल तारांकित होते थे। तो उसमें सवाल सारे लगते थे। वो ठीक है, वो अब कभी मीडिया के जैसे नज़र में जैसे आ गया, या जैसे कई बार सवाल जैसे लगता है लिस्टेड हो गया और फ्लोर पे जैसे नहीं आया, तो लोग उसे लगा देते हैं कि इनका सवाल नहीं लगा। जैसे विधानसभा की ये सवाल जवाब की कार्रवाई 1 घंटे चलती है, तो उसमें जैसे लिस्टेड हुए 15 सवाल या 17 सवाल, तो कभी कभी जैसे डिबेट लंबी हो जाती है तो 5-7 सवाल ही फ्लोर पे आते हैं। उस हिसाब से लगता है। बाकी सवाल आप लगाने में तो हम लोग कभी कोस कमर रखते नहीं थे। और उसका फर्क भी पड़ता है कि जो ज्यादा सवाल लगाते हैं उनका काम भी ज्यादा होता है। देखिए, लोग, जनता जब आपको विधायक बनाती है तब आपकी परफॉर्मेंस विधानसभा ही है। विधानसभा में अगर आप अच्छी डिबेट बोलेंगे, आप अच्छे सवाल लगाएंगे, तो अधिकारी के भी दिमाग में वो रहेगा जब तक उसका फ्लोर से मिनिस्टर जवाब नहीं देता है। उस अधिकारी के भी दिमाग में रहेगा कि मैं इसका उत्तर ये भेज रहा हूँ, ये सही है कि गलत है। गलत है तो विधायक विधानसभा में बोलेगा कि भाई ये सवाल का गलत उत्तर दिया है। कई बार अधिकारी को इसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो विधानसभा कोई भी जनप्रतिनिधि का मतलब एक पहचान बनाने का तरीका है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो परंपरा रही है, जैसे विधानसभा होती थी तब हर मंगलवार को हमारे मीटिंग होती थी। जैसे विधानसभा 11 बजे चालू होती है तो 10 बजे हमारी हर मंगलवार को मीटिंग होती थी। तो उसमें ये पार्टी का आग्रह भी रहता था, मुख्यमंत्री जी का भी आग्रह रहता था कि आप विधानसभा में बैठे। हमारे प्रतिपक्ष के नेता उस समय आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ और उससे पहले माननीय गुलाब चंद जी कटारिया जो अभी महामहिम राज्यपाल है, तो वो कहते थे कि आप विधानसभा में पूरे समय बैठो ताकि आपको पूरे राजस्थान की किस टाइप की समस्या है, एक आपकी जानकारी के लिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए एक अच्छी चीज़ है। जैसे मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था, मुझे कोटा जाके भाषण देना है या मुझे भरतपुर जाके भाषण देना है, तो विधानसभा में बैठते हैं तब विधायक, वहाँ के विधायक अपनी एरिया की समस्या के बारे में तो विधानसभा में बोलते हैं। तो पार्टी का ये आग्रह रहता था कि आप विधानसभा में निश्चित तौर से हमेशा के लिए बैठो। और हम लोग मैं विधानसभा में मेरी उपस्थिति लगभग 98-99% रहती थी। मैं नहीं जाता। मुझे याद है 2013 से 18 में हमारी विधानसभा एक दिन चली थी रात को 3:30 बजे। उस दिन लास्ट में ये ऊँट के लिए बिल लाए थे, तो 3:30 बजे तो अब क्योंकि कई लोग तो चले जाते हैं और बैठना चाहिए। ठीक बात है। तो सर अभी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो अभी तो आप जैसे बता रहे थे कि 2023 वाला जो चुनाव हार गए हैं, अभी पश्चाताप भी है, कुछ खुद की कमी भी आप मान रहे हैं। पर रतन देवासी की मैंने एक वीडियो देखी, वो कह रहे हैं कि चुनाव हारने के जस्ट बाद आपके एक्शन शुरू हो गए कि आपने कुछ पर्टिकुलर समाज के जो कर्मचारी थे उनका ट्रांसफर करवाना शुरू कर दिया। ये बात सही है या आरोप है सर? देखिए, कांग्रेस वाले काम नहीं करते हैं। लोगों में भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, लोगों को लड़ाना, भ्रष्टाचार करना, झूठ बोलना, ये कांग्रेस की फितरत में है। ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग कोई इच्छा से नहीं कराते हैं। गांव के जैसे हमारे कोई जनप्रतिनिधि है, गांव के वरिष्ठ लोग हैं, गांव के हमारे पदाधिकारी है, वो पीछे लगते हैं कि साहब इस व्यक्ति का आप ट्रांसफ़र कराओ। तो वो 10 बार आते हैं, तब एक बार उनका जैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जैसे उनकी भी सुनते हैं, इधर उधर से उसकी फीडबैक भी लेते हैं। तो जो वास्तव में
लोगों कहते हैं वही ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। ये तो क्या है कि फालतू के ये आरोप लगाते हैं। मैंने इनको कहा, एक हमारे अभी हाजोदुर में कृषि मंडी, प्राइवेट कृषि मंडी का उद्घाटन था। मैं कि आप बताओ ना कौन सी जाति को मैं परेशान कर रहा हूँ, लोगों के सामने बात करो, झूठी बात है आप क्यों कह रहे हो। तो वो जवाब नहीं दे पाए। अच्छा, एक अभी बीच में अपने गणपत सिंह मर्डर जो केस आया था, उसमें आपने एक बयान दिया था कि कुछ नेता होते हैं जो कि अखबार वाले नेता होते हैं, हम हैं धरातल वाले नेता। और लोग कयास ये लगा रहे कि रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ आपका ये बयान था, वो उससे नहीं, गए थे। रविंद्र सिंह जी ने क्या कहा नहीं कहा वो मैंने तो देखा नहीं। अखबार वालों ने ये मुझे कहा कि ये धरना यहाँ पिछले लगभग 6-7 दिन से चल रहे हैं और आप क्यों नहीं आए, बाहर के लोग आके गए। तो मैंने, रविंद्र सिंह जी भाटी क्या बोले इसका मुझे जानकारी नहीं। मैंने उनको ये कहा कि मैं मेरे हेल्थ चेकअप के लिए बम्बई गया हुआ था और मैं वहाँ 4-5 दिन रहा। और रहा सवाल कि इस केस के लिए कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो मैंने ये कहा कि हम अखबारी लोग नहीं हैं। इस गणपत सिंह हत्याकांड को लेके पिछले 15 महीने से लगातार मैं पुलिस अधिकारियों से संपर्क में हूँ। तो वो मीडिया ने काट छाट के उसको जोड़ दिया कि रविंद्र ने ये बोला, रविंद्र सिंह भाटी ने, और नारायण सिंह ने उत्तर दिया, जबकि रविंद्र सिंह भाटी क्या बोले मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, तो रविंद्र सिंह पार्टी की राजनीति कैसी लगती है? उनका जो काम करने का तरीका, उनकी शैली ठीक लगती है आपको? देखिए, हर जनप्रतिनिधि की कार्यशैली अलग तरह की होती है। जैसे भाटी साहब की राजनीति के बारे में तो वही जाने, पर जैसे मैं मेरी राजनीति के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे मैं लगभग प्रतिदिन 8-10 गाँव में जाता हूँ। तो हम लोग ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते, हालांकि ये ज़रूरी भी है। तो जैसे 10 जगह गए, किसी ने साफा पहरा है, किसी के यहाँ जैसे दुखद घड़ी में गए, बैठने गए तो उनको सांत्वना दे रहे हैं, या जैसे हम लोगों ने भाषण दिया, कई मीटिंग में भाषण दिया, तो कई लोग जैसे उसको बड़ा चढ़ा के लिखते हैं। मीटिंग में तो भले 50 लोग और वो कुछ होशियार फोटोग्राफर होते हैं, वो फोटो लेते हैं जैसे लग रहे हैं उस भीड़ में 500 लोग बैठे हैं। तो वो उनकी राजनीति है, पर हम जो एक्चुअल में काम करते हैं वो ज़्यादा नहीं दे पाते। हालांकि ये मेरी कमजोरी है, क्योंकि पार्टी का भी आग्रह है कि भाई आप लोग जनप्रतिनिधि हो तो आपकी फेसबुक है, आपका पेज है, आपका इंस्टाग्राम है। ये आजकल एक प्रचार प्रसार का तरीका है, यंगस्टर इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए विधानसभा में हमारे विधायकों को पूछा कि भाई किस किस की फेसबुक ठीक है, इंस्टाग्राम ठीक है, तो मेरा उसमें नंबर 2 था। अच्छा। फर्स्ट में हमारे ये चौमू के पूर्व विधायक रामलाल जी थे, और 2 मेरा था। तो हालांकि कुछ हमारे साथ में जैसे कार्यकर्ता रहते हैं वो कुछ फोटो ले लेते हैं, पर जितना होना चाहिए उसमें हम सोशल मीडिया में कमजोर है। सही बात है। तो एक सोशल मीडिया टीम आपको हायर करनी चाहिए जो आपके काम को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से जनता तक लाएं। हाँ, आज हमारे मंडल जी प्रकाश जी, इनके भाई सुरेश जी, नरेश जी को कहा है मेरी एक अच्छा युवा कोई आप अपने कार्यकर्ता में से तैयार कर लो, हायर तो क्या करेंगे, और गरीब आदमी कहाँ से पैसे देंगे। मैंने देखा सर, आपका एफिडेविट देखा था, जो गरीबी वाली बात कह रहे हैं, तो उसमें जितनी संपत्ति आम आदमी की होती है उतने तो आपने उधार दे रखे हैं। मैंने उसमें देखा उतना तो आपने ऋण दे रखा था बहुत लोगों को। मैंने ये भी देखा कि चुनाव हारने के बाद तो आप थोड़े से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। नहीं, चुनाव हारते हैं तो जरूर थोड़ा यूँ मायूसी तो महीने भर रहती है, पर आखिर में मायूस रहने से भी काम नहीं होता है। और फिर लोग जो जैसे मुझे 92,000 लोगों ने वोट दिया है, तो उनके घर पे शादी है, कोई दुखद समाचार है, तो जाना तो पड़ेगा ही। और अपने यहाँ तो जैसे परिपाटी है, गांव में एक जगह चले जाओ
तो अपना कार्यकर्ता 3 जगह और लेके जाएगा कि उस दिन उनके घर पे डेथ हुई थी, आप आए नहीं। सही। तो आना जाना तो पड़ेगा, और आने जाने से थोड़ा उस जिसके घर पे जा रहे हो उसको भी थोड़ा लगता है कि भाई मुझे याद रख के ही आए, पर चुनाव हार गए ऐसा लगता नहीं है। आज भी जैसे हम लोग रानीवाड़ा बीजेपी कार्यालय में रोज शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक बैठते हैं। सुबह जैसे 7 बजे से मैं घर से नहीं निकलूं तब तक लोग आते हैं, तो उनकी बात तो सुननी चाहिए, क्योंकि आज हारे हैं, कल लोग वापस आपको आशीर्वाद दे के जिताएंगे। तो अभी सर आपने जो 92,000 वाले लोगों का जिक्र किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ उन लोगों के घरों पे ही जा रहे हैं सांत्वना देने, या उनके फंक्शन से अटेंड करने नहीं, जिन्होंने आपको वोट किया? नहीं, देखिए इसमें ऐसा नहीं है। कई बार जैसे जिसने वोट नहीं दिया वो भी फ़ोन करता है, तो निश्चित तौर से उसके यहाँ भी जाते हैं, और वोटर्स को स्थायी नहीं होता है। अब जैसे पिछले चुनाव में नहीं दिए तो अगले चुनाव में वो दे देगा, और वोटर्स का तो काम होना चाहिए, लोग काम चाहते हैं। तो उसकी जैसे कोई पिछले समय कोई काम नहीं हुआ, उसने वोट खिलाफ कर दिया, उसका काम हो जाएगा तो वो निश्चित तौर से आपको वोट देगा। तो वोटर को स्थायी नहीं होता है। कुछ लोग जरूर स्थायी होते हैं, पर आम जनता को स्थायी नहीं होती है। ठीक बात है। तो सर नेक्स्ट टाइम अगर आप जीतते हैं तो, या जीतते हैं उससे पहले भी, आपका रानीवाड़ा को लेके क्या विजन है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बाकी रह गई है, और सबसे देखिए, क्या बातें हैं? रानीवाड़ा में कॉलेज नहीं थी, तो हमारे यहाँ के बच्चे प्राइवेट कॉलेजों में जाते थे या बीनमाल जाते थे। तो मैंने रानीवाड़ा में कॉलेज अपने 13 से 18 की सरकार में खुलवाई, और जसुंबरा में मैंने 20 करोड़ की ITI बनाई ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। अभी जसुंबरा में कॉलेज नहीं थी, देश आज़ाद हुए 76 साल हो गए, तो पिछली बजट में हमको कॉलेज भी मिली। कल मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दे के आया। और एक मेरे मन में था कि 2013 से मेरे मन में था कि हमारे यहाँ ST बाउल है, भील समाज के लोग, तो उनके एजुकेशन बहुत कमज़ोर है। तो मैं 2013 से प्रयास कर रहा हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जसवंतपुरा में भील समाज के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय में 38 करोड़ रुपए दिए, जिसमें हमारे जिला प्रमुख राजेश राणा का भी सहयोग रहा। तो 2 साल में सरकार से मैंने जो भी मांगा वो, अभी जैसे हमारा ये रथ आया था तो उसमें पूरी एक बुकलेट थी कि रानीवाड़ा विधानसभा में क्या क्या काम हुए। कल ही मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी से मिलना हुआ, और अगले बजट में अपने एरिया की क्या डिमांड है। आज हमारे प्रकाश जी मंडल अध्यक्ष जी चिंता कर रहे थे कि साहब वो नहीं जोड़ा, तो मैंने इनको वो कागज़ पकड़ाया, मैं कि लो ये देख लो आप, तो कि ये दे दिया। मैं कि ये कल मैं मुख्यमंत्री जी को दे के आया हूँ, और आज हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री जी है दिया कुमारी जी, उनको भी दे के आया। तो सर एक बार तो अपने इस पॉडकास्ट इंटरव्यू को एक बार रोकते हैं, क्योंकि जितने आपके पास किस्से हैं वो सारे घंटे 2 घंटे में तो कैसे पूरे होंगे, अपने को समय समय भी करना पड़ेगा। और हमारे क्षेत्र से भी आ रहे हो, तो जयपुर वाला मोर्चा हमने संभाल रखा है। आप जब भी जयपुर आओ तो अपन बैठते घंटे भर की हथाई करते रहेंगे। बिल्कुल। और मेरे को तो आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका कैसा क्या अनुभव रहा, थोड़ा बताइए। मेरा अनुभव अच्छा रहा गणपति जी, आपने सवाल भी बड़े अच्छे किए, और मेरे जीवनी के बारे में आपने पूछा, तो मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी। जो हमारे वेल विशर है, बहुत नज़दीक है, इंटरव्यूज भी कम देते हैं आप। हाँ इंटरव्यू वगैरह कम देते, तो सवाल जवाब आपके बहुत अच्छे थे। थैंक यू। तो बाकी सब्सक्राइब करने का बोलो कि भाई जो वीडियो देख रहा है वो जुड़ो, वहाँ पे जाके जुड़ो, तो हमारे उससे थोड़ा रहता है कि एक नंबर हमारे पास रहता है कि नई जब वीडियो डालते हैं तो उन लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता है कि वीडियो आ गई है। तो वीडियो देख के सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ये बात इनको बोलो। आप कैसे अपील करोगे, आप वोटर्स से तो करते रहते हैं, कैसे कैसे करना पड़ेगा? भाई कि ये वीडियो देख तो लिया है, सब्सक्राइब करो, जुड़ो। ओके, हमारे
सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कांग्रेस- पदाधिकारी है, कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, पूर्व जनप्रतिनिधि है, इनसे सभी से मैं अपील करूँगा कि गणसा टॉक्स के वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसको सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। ये बहुत अच्छा चैनल है। आज मेरा भी इंटरव्यू लिया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मेरा अब इस गणसा टॉप्स स्टूडियो में बार बार आने का, मैं जब जयपुर आऊँगा तो बार बार आने की इच्छा रहेगी। आपने मुझे बहुत अच्छी कॉफ़ी भी पिलाई, और आपका जो बोलने का तरीका है, आपके जो मृदु भाषा है, हालांकि सोशल मीडिया या जो चैनल वाले हैं वो नेता को कई बार घेरने की कोशिश तो करते हैं, पर उसमें से हमको किस तरह से निकलना है वो हमारे ऊपर निर्भर है। मैं सभी से अपील करूंगा कि आप गणसा टॉक्स को ज़्यादा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। ऐसे ही और शख्सियतों के साथ अब हम बातचीत लाते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।